नमस्कार। आज के इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामदरस यादव जी, प्रदेश परिषद के सदस्य श्री धर्मेंद्र कुमार जी, स्थानीय पार्षद श्री कौशल किशोर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के बंधुगण के साथ आप सबका अभिवादन करते हुए प्रमुख रूप से कल ही राज्य की झारखंड की कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद गठबंधन की सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 4 वर्षों में यूपीए सरकार ने जहां एक और प्रदेश को कुशासन की ओर ले जाने का, सत्ता संरक्षण में इनके द्वारा जो जारी भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण को पोषित करने वाली इनकी जो राजनीति है, और जिस दिशा में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 13 वर्षों में अपने शासनकाल में इस प्रदेश को विकास और सुशासन के रास्ते ले जाने का काम किया था, वहीं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड में लगभग 10 वर्षों तक कुल 3625 दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में सत्ता में आए, और जब जब ये सत्ता में आए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तब तब राज्य को लूटखंड बनाने की दिशा में इनका कृत्य हुआ है। वर्तमान में 23 वर्ष इस राज्य को हो गए और 23 वर्षों के शासन काल में जहां एक और श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बना करके यहां के सपनों को पूरा करने का काम किया था, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया है तो इस राज्य को संवारने का, गढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। राज्य की जनता ने लगातार आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को जब जब आशीर्वाद देने का काम की, तब तब हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, राज्य के उनके बाद के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की सरकार, और विगत 4 वर्ष पहले 5 वर्षों तक निरंतरता के साथ चलने वाली रघुवर दास जी की सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की किरण कैसे पहुंचे और उनके तक दरवाजे तक विकास पहुंचाने का काम किया है। जहां नवोदित राज्य में बाबूलाल मरांडी जी ने इस प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को विकास में अपनी गति देने का काम किया, वहीं अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सामान्य जनगण में सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया। वहीं विगत 4 वर्ष पहले रघुवर दास जी की सरकार का एक बार हम आकलन करें तो रघुवर दास जी की सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से, जैसे हम संथाल पटना में बैठे हैं तो आज कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राज्य में उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की सरकार ने जहां एक और साहेबगंज में 2000 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले गंगा पुल निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं बंदरगाह का निर्माण का काम प्रशस्त हुआ। 3000 करोड़ से अधिक की लागत से 4 लेन के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया, वही संथाल पटना में एम्स जैसे संस्थान को लाने का काम किया, वहीं संथाल पटना में हवाई अड्डा लाने का काम किया देवघर में। तो ऐसी अनेक योजनाएं जिससे सामान्य जनगण का जीवन बदल सकता है, उन योजनाओं का सूत्रण पूरे राज्य भर में करने का काम किया। पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार ने किसान भाइयों के हित में जहां प्रति एकड़ 5000 और 5 एकड़ पर 25,000 मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से देने का काम किया, वहीं एक रुपया में 50 लाख तक के रजिस्ट्री
महिलाओं के नाम से करने के लिए, और उसके माध्यम से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने काम किया। वहीं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के भी पलामू, गढ़वा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, चतरा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, रातों में भी लोग देखा है पहले कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उन्होंने काम किया। यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने झारखंड से भी, उस समय जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, कई योजनाओं का नींव पूरे देश के लिए झारखंड से ही रखने का काम हुआ। हम देखे हैं कि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ इसी झारखंड के माटी से हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां झारखंड को लगातार सहयोग देने का काम उन्होंने किया है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित करने का काम किया। वहीं मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत का हो, जनजातीय गौरव दिवस हो, और अभी हाल में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर से को भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना का उन्होंने प्रारंभ किया। झारखंड के ही राज्यपाल रही आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति के रूप में भी स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उसी प्रकार से कई नर्सिंग कॉलेज, कई अमृत भारत योजना से 20 रेलवे स्टेशन का निर्माण, संथाल परना में जल जीवन मिशन के माध्यम से 118 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से 780 करोड़ की मेगा जलापूर्ति योजना, ये डबल इंजन की सरकार में हुआ था। वहीं कई योजनाएं जो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुई है, जैसे कह सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना से देश भर के 9 करोड़ 59 लाख लोग जुड़े, वहीं झारखंड के 35,27,135 परिवार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जुड़े। वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के माध्यम से झारखंड के 15,84,000 परिवार जुड़े। प्रधानमंत्री आवास शहरी से 1,21,30,000 जहां देश भर में हुआ, वहीं झारखंड के 2,34,44 परिवार जुड़े। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से जहां देश भर में 37 करोड़ लोग जुड़े, वहीं झारखंड के 2 करोड़ 20 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए। उसी प्रकार से जहां देश भर में हवाई अड्डा 74 खुला, वहीं झारखंड के भी 5 हवाई अड्डा को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से जहां देश में 11 करोड़ 4 लाख परिवार लाभान्वित हुए, वहीं झारखंड के भी 27 लाख परिवार लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जहां 81 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए, वहीं 2 करोड़ 60 लाख परिवार आज झारखंड के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज आज मोदी सरकार मुहैया करा रही है। मैं इन बातों को चर्चा आप सबके माध्यम से इसलिए कर रहा हूं कि जो विगत 4 वर्षों के हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार है, इस सरकार ने शपथ लेने के साथ ही यह रोना शुरू किया कि राज्य का खजाना खाली है। और जब झारखंड विधानसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि झारखंड का खजाना क्या है, तो इन्हीं की सरकार ने उत्तर दिया कि झारखंड का राज्य का खजाना कभी खाली नहीं हो सकता है। एक और जहां लंबे वादे, झूठे नारे, झूठे वादे दे करके प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान को लगातार इस सरकार ने एक भ्रम का प्रमाण दे करके और लोगों का जनादेश लेने का काम किया। और जब जनादेश इनको मिला तो प्रदेश के नौजवानों से इन्होंने जनादेश दिया था और कहा था कि हम प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब हमारे युवा साथी राज्य की सड़कों पर कह रहे हैं कि आप हमें रोजगार दीजिए,
तो बदले में उनको लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। हमने झारखंड विधानसभा में प्रश्न लाया कि आप बताइए कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है अपने शासन में। ये विधानसभा के अंदर सरकार ने उत्तर दिया कि 357 लोगों को ही हम रोजगार दे पाए हैं। और इसी प्रकार का भ्रम की राजनीति एक तरफ जहां नौजवानों के साथ ये सरकार की है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने अनुबंध कर्मी साथियों के साथ भी किया। जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी है, आप सबके माध्यम से इससे जुड़े हुए राज्य के युवाओं को बताना चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा में जब हमने प्रश्न लाया और प्रश्न के माध्यम से हमने पूछा कि भाई अनुबंध कर्मियों के बारे में, आउटसोर्सिंग कर्मियों के बारे में आपकी योजना क्या है, पारा शिक्षक, टेट पास पारा शिक्षकों के बारे में योजना क्या है, तो सरकार ने सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया कि इनके बारे में कोई हमारी योजना नहीं है। तो इसी प्रकार से न केवल ये नौजवानों को ठगने का काम किया, न केवल हमारे अनुबंध कर्मियों को ठगने का काम किया, न केवल हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को किया, बल्कि इसी प्रकार की भावना इन्होंने प्रदेश के किसानों को भी कहा कि 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ कर देंगे। और बदले में पूर्व की रघुवर दास जी की सरकार में 5,000 से लेकर के 25,000 जो किसान भाइयों के खाते में जा रहा था, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा अपना कि हम प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया हम उस परिवार को साल में देने का काम करेंगे। आज प्रदेश के हालात क्या है? आज प्रदेश के नौजवान जहां सड़कों पर है, अनुबंध कर्मी हमारे सड़कों पर है, किसान फटे हाल है, वहीं अनेक घोषणाओं के बारे में मैंने चर्चा किया। और इससे जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए मैंने इसलिए आपके माध्यम से इन योजनाओं का जो मोदी जी को, मोदी सरकार के द्वारा 9 वर्षों के शासनकाल में झारखंड को जितना मिलता था उससे भी कहीं ज्यादा आज देने का काम किया है। विगत 23-24 के बजट में झारखंड सरकार ने 1,01,001 रुपया अपने सालाना बजट में अनुमानित करने का काम किया था। और आपके माध्यम से राज्य की जनता को, साहेबगंज जिले वासियों को बताना चाहते हैं कि उस जो मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में घूम घूम करके ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारे झारखंड के साथ अनदेखी हो रहा है, झारखंड के साथ अनदेखी हो रहा है, उनके 1,01,000 करोड़ के जो बजट है उनका है, उस बजट में भी भारत सरकार ने विभिन्न राज्यांश के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, कर निधि के माध्यम से 50,000 से ज्यादा करोड़ रुपया उनको देने का काम किया है। पिछले बार भी इनका बजट लगभग 90,000 करोड़ के आसपास में था। उसमें भी वित्तीय वर्ष 22-23 में भी, उसमें भी भारत सरकार का कर निधि या विभिन्न प्रकार के जो राज्यांश होते हैं उसके माध्यम से झारखंड को उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया से ज्यादा निधि देने का काम किया है। और बदले में आपको ध्यान में है, आपके माध्यम से राज्य की जनता को, साहेबगंज जिले की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जो किसान भाइयों को सीधे खाता में डीबीटी के माध्यम से आता है, ऐसे हजारों किसान परिवारों का पूरे राज्य में उनके मामले को जानबूझ करके लंबित किया गया है। वो केवाईसी के नाम पर, इस प्रकार का कागज वेरिफिकेशन के नाम पर उसको जानबूझ करके लंबित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनेक प्रकार की जो योजनाएं चल रही थी भारत सरकार की, खास करके कृषि के क्षेत्र में, उन योजनाओं को लंबित किया गया है। तो ऐसी जो योजनाएं थी, जिन योजनाओं के माध्यम से यहाँ इस प्रदेश का समुचित विकास होता, वहीं उन योजनाओं का विकास में ये सरकार अपनी भूमिका निर्वहन नहीं कर पाई है। और इसी प्रकार से आज प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार आदिवासियों का वकालत करते हैं कि हमारी सरकार दलित शोषित आदिवासियों की सरकार है। आज जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी को जनता ने चुन करके भेजा है और जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं, उस रोजगार चर्चा के बारे में आप सबके माध्यम से साहेबगंज जिले में 3 साल में मात्र 4 आदिवासी को मात्र ऋण मिलने का काम हुआ है। उसी प्रकार से जल जंगल जमीन की बात करने वाले और इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जल जंगल जमीन और जानवर के हितों का अनदेखी करने का काम हुआ है। उसी प्रकार से दलित समाज के लिए उन्होंने कहा था कि
12% नौकरी में आरक्षण देंगे। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हेमंत सरकार में दलितों का उत्पीड़न होने का काम हुआ है। इसी तलझारी के अंदर थाने के अंदर पिटाई करके देबू तुरी को पीट दिया गया, लेकिन उसका परिवार आज भी पीड़ित बन करके राज्य में दर दर मांग रहा है। अनेक प्रकार की घटनाएं जो दलितों के उत्पीड़न को लेकर के जुड़ी है, जो किसानों के उत्पीड़न को लेकर के जुड़ी है। आज उन्होंने कहा था कि किसानों को 2 लाख रुपया कर्ज माफी करेंगे, बोरिंग से जो कृषि कार्य के लिए मुफ्त में बिजली व्यवस्था करने का काम करेंगे, धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपया से 2700 रुपया प्रति क्विंटल करेंगे, और इसी प्रकार का सभी गरीब परिवारों को 72,000 देंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को विशेष मानसिक पेंशन देंगे, वृद्धा को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 2,500 रुपया हम उनको सामाजिक सुरक्षा से उनको पेंशन देने का काम करेंगे। लेकिन इसमें से किसी भी योजना को इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। उसी प्रकार से हमारे इस प्रदेश के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार के कारनामे किए हैं, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन के सरकार में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। अंचल कार्यालय में कोई जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर बालू, खनिज संपदा की लूट, गिट्टी की लूट, इसके कारनामे ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया अभियान, ऐसे सारे कारनामों से राज्य शर्मसार हो रहा है। वहीं लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आक्षेप आ रहा है और उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम, और केवल इसलिए कि उनके काले कारनामे जनता के बीच में नहीं आ सके, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से न आ सके। उसी प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जो कानून विधि व्यवस्था का स्थिति है, विधि व्यवस्था की घटना आपको मालूम है। मैं आज गया था उस पीड़ित परिवार में, 3 पहाड़ के एक युवक की 72 घंटे हो गई हत्या हुए, और उसके आज तक पुलिस उद्भेदन नहीं कर पाई है कि आखिर उस घटना का उसके साथ कौन लोग है, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, कौन इसको हत्या किया है, आज तक उसको बता नहीं पाई है। वहीं दूसरी ओर लगातार तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी है, यानी विधानसभा जैसे संवैधानिक संस्था को भी इन्होंने अपने तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक बना दिया है। जहां एक और लगातार संथाल पढ़ना की डेमोग्राफी बदल रही है, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज में लगातार बांग्लादेशी कनेक्शन मजबूत हो रहा है। वहीं इस प्रकार के अवैध रूप से कई घटनाएं जो अतिवादी विचार है, इसके माध्यम से इसी साहेबगंज जिला ने एक पहाड़िया जनजाति की हमारी बेटी रबिका पहाड़िन का दर्द देखा है, जो इनके अतिवादी विचारों के कारण शिकार हुई, और ऐसे घटनाओं पर सरकार नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से ये सिमडेगा के संजू प्रधान, बरही का रुपेश पांडे, दुबिका के अंकिता सिंह, ऐसे सारे मामले तुष्टीकरण की राजनीति का ही परिणाम है। और कई आपने देखा होगा कि रविवार के बजाय कई जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी देने का, स्कूलों में छुट्टी देने का इनका प्रमाण चल रहा है। उसी प्रकार से लगातार विगत 4 वर्षों के शासनकाल में ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां एक और ईडी के द्वारा सम्मन के बाद भी स्वयं मुख्यमंत्री जी पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा राजभवन पर ही उनके ऊपर ही उनको अंगुली उठाने का काम, उसको अपमानित करने का काम सत्ता संरक्षण में चल रहा है। इसी प्रकार से टीएससी का जो राज्य की एक संवैधानिक संस्था है टीएससी, उसके मामले में राजभवन की लगातार अनदेखी करना, राजमाल की अनुमति लिए बगैर उनके प्रधान सचिव का तबादला करना, सदन से पास होने के बावजूद उत्पाद नीति की फाइल राज्यपाल को नहीं भेजना, झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 पर सरकार की मनमानी का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अभी तक प्रदेश में न तो सूचना आयुक्त हुआ, न लोकायुक्त हुआ, न महिला आयोग हुआ, कि उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और तो और पिछले दरवाजे से एक आदिवासी के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को जो प्रतिपक्ष का नेता का मान्यता देने का भी जो मामला है, वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनको मान्यता नहीं मिला। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने
एक दलित समाज से आने वाले श्री अमर बावरी जी को अपना नेता विधायक दल नियुक्त करके और उनको देने का काम किया। इस प्रकार से अनेक योजनाएं आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं जिसकी मैंने चर्चा किया, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक परिवारों तक नल पहुंचाने का योजना, उसका हश्र आज झारखंड में क्या हुआ है। देश के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, जहां देश का राष्ट्रीय औसत 70% है, वहीं झारखंड का राष्ट्रीय औसत मात्र 28% ही जल जीवन के माध्यम से पहुंचाया जा सका है। और उसमें भी साहेबगंज जिला के 22 गांव है जहां एक भी घर में अभी तक नल से जल नहीं पहुंच पाया है। यह इस प्रकार की अनेक योजनाएं जो आज कह सकते हैं कि पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार में जहां अनेक शैक्षिक संस्थान खोलने का काम हुआ, हवाई अड्डा खोलने का काम हुआ, आधारभूत संरचनाएं खड़ी करने का काम हुआ, गरीब कल्याण की योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम हुआ, और वहीं दूसरी ओर वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार इसी प्रकार का, कभी 32 के खतियान के नाम पर, जबकि पूरा राज्य इस बात को जानता है कि नियोजन राज्य का विषय होता है, कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन ये एक योजनाबद्ध तरीका से लगातार यहाँ के लोगों को भ्रम में डालने का, क्योंकि हमने इसलिए कहा पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, इसलिए संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जब सदन के अंदर 32 के खतियान की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों ने एकजुट होकर के और एक स्वर से कहा कि ठीक है, आप लागू करिए। और राज्य सरकार को, जैसे पूर्व के रघुवर दास जी की सरकार ने 1,05,000 नौजवानों को सीधे हाथों में रोजगार देने का काम किया था, रघुवर दास जी की सरकार ने सखी मंडल की दीदियों को 20,000 दीदियों के माध्यम से सीधे 2 लाख दीदियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया था। असंगठित क्षेत्र में रोजगार मेला लगा करके 50,000 रोजगार देने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। आपको रोका कौन था? एक संकल्प ला करके नौजवानों के हाथ में रोजगार देने के सृजन करने का काम करना था। लेकिन लगातार इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, प्रारंभ में इन्होंने कहा खजाना खाली है, फिर बाद में कहा कोरोना है, फिर बाद में कहा कि नियुक्ति वर्ष आएगा, फिर उन्होंने कहा कि 32 का खतियान लाएंगे, उसके माध्यम से रोजगार देंगे। और इसी प्रकार का लगातार भ्रम की राजनीति, जैसे चुनाव से पूर्व जनादेश लेते समय झूठे वादे नारे दे करके सरकार सत्ता में आई थी, जनादेश लेने के बाद ये 4 वर्षों के शासनकाल में फिर इसी प्रकार की भ्रमपूर्ण राजनीति करके और राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। इस प्रदेश के नौजवान, इस प्रदेश के अनुबंध कर्मी, इस प्रदेश के जो हमारे कर्मी है, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इनके झूठे वादे नारों का जवाब आने वाला 2024 में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव पर आएंगे, उसमें जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने इसी प्रकार के झूठे वादे नारे देकर के छत्तीसगढ़ में जनादेश लिया था उन्होंने, और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसका जवाब देने का काम किया। हम निश्चित रूप से आप सबों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उसी प्रकार की झारखंड की जनता भी इनके झूठ और फरेब की राजनीति के आगे इनको जवाब देने का काम करेगी। और आपके माध्यम से ये साहेबगंज जिला, जो विकसित जिला, डबल इंजन की सरकार में विकसित जिला के श्रेणी में खड़ा हुआ था, कई योजनाएं जो हमारे समय की उसको रोक दी गई है। चाहे वो साहेबगंज में एयरपोर्ट बनाने की योजना हो, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री जी आए, हमने खुले मन से उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री जी का, और लगा कि ये मुख्यमंत्री जी जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया आगे बढ़ाए और एयरपोर्ट का निर्माण काम प्रशस्त होगा। वहीं साहेबगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज हमने लाया था, वहीं साहेबगंज राजमहल में हमने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की स्वीकृति कराई थी। अब यहाँ विश्वविद्यालय खोलने की मांग लगातार हो रही है, लॉ कॉलेज खोलने की मांग हो रही है। तो ऐसी जो आधारभूत संरचना है जिसके माध्यम से ये उत्तरी संथाल परगना का जो एरिया है, इसका जीवन बदल सकता था, मुख्य धारा में यह भी आ सकता था, उन योजनाओं का गति या तो धीमी कर दी गई है या रोक दी गई है। निश्चित रूप से आपके माध्यम से इस जिले की जनता को और राज्य के पुनः एक बार कहते हैं कि जिस रफ्तार से विकास की गति बढ़ी थी, उस विकास में बाधा न बने, और केंद्र और राज्य के साथ समन्वय करके, जहां एक और मोदी जी ने इस क्षेत्र के विकास को, राज्य के विकास को प्राथमिकता में रखते हुए अनेक योजनाओं का सूत्रण किया है, उन योजनाओं को रोकने का काम न हो, बल्कि राज्य के विकास में उनकी सहभागिता हो। यह आज 4 वर्षों के इनके जो कुशासन और अराजकता के 4 साल रहे हैं,
ये आप सबके माध्यम से हमने आज रखने का काम किया। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।